तो हेलो वेलकम स्टूडेंट झारखंड एजुकेशन चैनल। और अब हम करने वाले आज 1 रिवीजन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर चैप्टर हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज लेक्चर नंबर 2 है। आज हम मेनली पढ़ने वाले हैं हम कैपेसिटर के बारे में। इससे पहला लेक्चर हमारा इस चैप्टर का लेक्चर 1 हम ऑलरेडी बता चुके हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर से आपको बताने वाले कि कौन कौन से क्वेश्चन MCQ के इंपॉर्टेंट होता है 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? इसको लोग हिंदी में जो लोग बोलते हैं संधारित्र बोलते हैं। तो कैपेसिटर क्या होता है? कहता है इट इज द डिवाइस टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ध्यान रखना, सबसे पहले बात कहीं पूछा जाएगा कि कैपेसिटर होता है क्या है। तो कैपेसिटर ये डिवाइस है जो क्या करता है, जो एनर्जी स्टोर करता है। रखना, क्या स्टोर करेगा? एनर्जी स्टोर करेगा। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में, है ना। और इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, है ना। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज ए मेजर टू एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, है ना। इट इज द जस्ट एबिलिटी है ना। याद रखना, स्टोर चार्ज नहीं करता है क्योंकि टोटल चार्ज कितना होता है? 0, है ना। भाई रखना कि स्टोर क्या करेगा, तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या करेगा, तो स्टोर करेगा हमेशा एनर्जी। इसे लिखना MCQ में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अक्सर। कहता है एक कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टर्स कैरिंग चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट साइन। यानी कैपेसिटर पर चार्ज कैसा होता है? कैपेसिटर पे 2 प्लेट होंगे, एक प्लेट पर चार्ज होगा प्लस तो एक पर होगा माइनस। कैसे होगा भी आगे बताते हैं थोड़ा। और हम डिफाइन करते हैं कैपेसिटर C ऑफ एनी कैपेसिटर इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड चार्ज Q ऑन आइदर कंडक्टर टू द पोटेंशियल डिफरेंस। हम जो फॉर्मूला होता है C इक्वल टू क्या होता है? Q/V, है ना। जैसे V इक्वल टू होता है IR, वैसे ही C इक्वल टू होता है Q/V। ठीक, कुछ पॉइंट याद रखना कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स ओनली ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर, नॉट द चार्ज गिवन टू द कंडक्टर और पोटेंशियल डिफरेंस। यानी जो C की वैल्यू होती है Q और V पे डिपेंड नहीं करती है। ये किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड करती है ओनली द ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब होता है कि ये जो प्लेट है उसका एरिया कितना है ना। दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस कितना है और दोनों प्लेट के बीच में है क्या। तो कैपेसिटर जनरली क्या होता है, मानते हैं ऐसे बनाते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम बनाया है, मान लो एक प्लेट हो गया, एक हो गया मेरे पास ये मेटल प्लेट, ठीक है। एक और लगा दिया हमने सेकंड प्लेट की, किसका? मेटल का है। तो इन 2 प्लेट का एरिया कितना है इस पर डिपेंड करेगा, है ना। एरिया कितना है, मान लो एरिया ए होगा, ठीक। और मान लो इनके बीच का जो डिस्टेंस वो कितना है? D है, ठीक। कहता है इस पर चार्ज कैसा होता है? तो इस पर चार्ज होता है इक्वल एंड ऑपोजिट। यानी एक पर चार्ज होगा अगर प्लस Q तो दूसरे पे चार्ज कितना होगा? -Q, ठीक है। इसको ये कैसी क्वांटिटी है? ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और इसका कहते हैं कि इस फाइंड द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस होता है यूनिट, इसको लोग बोलते हैं फैराड। क्या बोलते हैं? इसको लोग बोलते हैं फैराड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस C का, ठीक है। बात समझा कितना तक? आते हैं नेक्स्ट पार्ट, जिसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? तो बोलते हैं 2 मेटेलिक प्लेट्स ना, 2 मेटेलिक पैरेलल प्लेट्स हैं। 2 मेटेलिक का प्लेट ले लो, जो यहाँ पे बना हुआ आपको दिख रहा होगा, 2 प्लेट है, मेटेलिक का प्लेट है, ठीक है। इसको क्या करो, इसको लगाना में कैसे रखना है? इनको रखना है पैरेलल में, ठीक है। ऑफ सेम साइज, तो दोनों प्लेट का साइज कितना होना चाहिए? तो दोनों प्लेट का कहता है साइज कितना होना चाहिए? सेम साइज और सेम शेप। कोई भी शेप का हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है, वो चाहे तुम्हारा इस टाइप का भी शेप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। ऐसा भी हमारे पास 2 प्लेट हो सकता है, ठीक है, प्लेट इस टाइप का। और इनके बीच में स्मॉल डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो लेट सपोज एज्यूम किया हमने इसके बीच के दोनों प्लेट के एरिया A है और उनके बीच का डिस्टेंस D है। सो द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज गिवन बाय, है ना। तो इसकी जो कैपेसिटेंस होगी C की वैल्यू कितनी होती है? वो होती है एप्सिलॉन नॉट इनटू A डिवाइड बाय D, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। जहां A होगा एरिया, D होगा उनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है वेयर A इज द एरिया, है ना। A क्या है? एरिया कितना है इसका? A है। और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है? वो स्मॉल D है, ठीक है। और इनके बीच में क्या? एयर है। तो तुम क्या लिखते हैं? बीच में लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट, ठीक। यानी यहां से भी आपका क्या क्वेश्चन बनता है? यहां क्वेश्चन आता है वो हमेशा MCQ में आता है। तो इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। कि अगर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे बढ़ा सकते हैं? तो एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। यानी C होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है एंड C होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एरिया बढ़ाओगे, अगर आप एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा, और अगर आप डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो कैपेसिटेंस घट जाएगा, उल्टा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो MCQ में पूछा जाता है। बाकी थीम में कोई क्वेश्चन यहां से नहीं आता है। नेक्स्ट पार्ट आता है, इसको बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब ये देखो, ये प्रूफ आएगा, ये प्रूफ आपका 3 मार्क्स का प्रूफ होता है इस चैप्टर से, है ना। यानी इस टॉपिक से जो अगला प्रूफ होता है वो 3 मार्क्स का ही आता है। इसको बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मतलब जो भी हमने जो से पहले जो हमने लिखा फॉर्मूला C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D, है ना, इसका प्रूफ आता है। तो हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं, पहले हम बना लेंगे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हम बनाते हैं 2, हमारे पास मान लो ऐसे प्लेट्स हो गए, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 2 मेटल के प्लेट्स, मतलब धातु का कोई 2 प्लेट बना हुआ है, दोनों का एरिया सेम है, ठीक है। और इनके बीच का, ठीक, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? वो D है। कितना? स्मॉल D इज द डिस्टेंस, ठीक है। इसको में क्या जोड़ दिया? इसको जोड़ दिया बैटरी जिसका वोल्टेज कितना था? V।
जैसे आपने वी वोल्ट की बैटरी जुड़ी, इस पर चार्ज कितना आ गया, एक पर चार्ज आ गया प्लस क्यू, तो एक पर चार्ज आ गया माइनस क्यू ना, ऐसा हो जाता है। ठीक, तो लिखते हैं लेट ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये प्रूफ आएगा ना, तो इस प्रूफ को पढ़ लेना अच्छी तरीके से, जो लिख रहा हूँ एक इसी तरीके से आपको लिखना है। लिखना ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग ईच प्लेट एरिया ए एंड द सेपरेशन बाय ए डिस्टेंस डी, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, प्लेट के बीच का डी। लेट चार्ज ऑन ईच प्लेट इज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली, यानी दोनों प्लेट पर चार्ज कितना है, एक पर चार्ज प्लस क्यू है, तो प्लेट चार्ज हो गया माइनस क्यू। ठीक, तो लिखता है, तो आपने इसको बोलते हैं, अब मान लो इसको, इसका एरिया ए है ना, इसका एरिया है, इसका भी एरिया ए है, तो द चार्ज इंड्यूस अक्रॉस ईच कैपिटल क्यू देन सरफेस चार्ज डेंसिटी, मैंने बताया था सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज को डिवाइड बाय एरिया कर देना। तो यहां पर चार्ज कितना है, देखो इस प्लेट पर चार्ज क्यू है, इस प्लेट का एरिया कितना ए, तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा क्यू डिवाइड बाय ए। ठीक, लिखते हैं कि फिट फील्ड आउटसाइड द कैपेसिटर जीरो, पूछा जाएगा कभी कभी भी कि कैपेसिटर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो जीरो होता है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, जो नेट फील्ड होता है इसके प्लेट के बीच में वो कितना होता है, तो देखो यहाँ पर दो फील्ड होगा, एक होगा पहले प्लेट के कारण, इस पॉजिटिव वाले कारण उसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होता है, और जो दूसरा प्लेट नेगेटिव है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2, और दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, सेम। ठीक, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, E1 बाई E2, E1 प्लस E2। और हमने पढ़ा होगा चैप्टर 1 में कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफिनाइट हीट ऑफ चार्ज, अगर एक इनफिनाइट हीट ऑफ चार्ज होता है तो उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो होता था सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना होता, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होता है E1 के कारण। सेम चीज किसके कारण होगा, सेम चीज होगा E2 के कारण, क्यों, E2 भी Q से होगा, क्योंकि देखो इसका भी, इस पे भी चार्ज कितना है Q, और एरिया सेम, इसलिए। ठीक, दोनों ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू यहां से बन जाएगा, इसको पढ़ना कि प्लेट के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, और हम जानते हैं कि जो इनके बीच का हमने एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है, और इनके प्लेट के बीच का डिस्टेंस अगर D है, ठीक, तो जो टोटल पोटेंशियल होता है V इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी होता है, कितना होता है, V इक्वल टू E इंटू डी। ठीक, E की वैल्यू कितना है, तो ऊपर से पुट कर लो, E की वैल्यू कितनी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऊपर से क्या किया हमने, ऊपर से हमने E की वैल्यू क्या लिख दी, E की वैल्यू तो सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो E की जगह क्या लिख दिया, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब तो सिग्मा D डिवाइड बाई हो गया एप्सिलॉन नॉट, अब इस सिग्मा की जगह क्या सकते हो, इस सिग्मा की जगह हम क्या सकते हैं, Q डिवाइड बाई A, तो मैंने क्या किया, इस सिग्मा की जगह लिख दिया Q डिवाइड बाई A, तो क्या बन गया, V इक्वल टू Q D डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब नेक्स्ट पे क्या करते हैं, तो यानी अगर हम इसको ऐसा करना चाहें तो बताओ ये क्या हो जाएगा ना, तो फिर बताओ कि अगर हम V को इधर ले जाओ, ठीक है, तो हमारे पास V इक्वल टू क्या, V इक्वल टू आ गया Q D डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब क्या करते हैं यहां पर कि V को इस साइड ले जाओ, और A यानी ऐसे लिख सकते हैं कि A एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q D डिवाइड बाई V, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, यानी आप यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो Q डिवाइड बाई V है, सिंपली कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट इनटू A डिवाइड बाई D, है ना, तो यहां से यहां तक आप पहुंच गए। और C का फॉर्मूला क्या था, C इक्वल टू क्या था, Q डिवाइड बाई V, जो पहले लिखा था, तो Q डिवाइड V का फॉर्मूला क्या बोला था, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड इंटू A डिवाइड बाई D हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि Q बाई V की वैल्यू कितनी है, जो Q बाई V की वैल्यू है वो एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई A है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। तो ये वाला जो प्रूफ है, ये प्रूफ पहले आ चुका है, PYQ का क्वेश्चन है, इसलिए मैं करा दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आपका PYQ में आ चुका है, 2019 या 20 में क्वेश्चन आ चुका है, चेक करना कभी 2019 या फिर 2020 में ये क्वेश्चन आया था। उसका नहीं आया है तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डेरिवेशन से, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना, समझ लेना। ठीक है, और अपने वर्ड में इसको लिखना है। ठीक है, आता है नेक्स्ट पार्ट, इसको बोलते हैं कैपेसिटर इन सीरीज, है ना, कैपेसिटर इन सीरीज, यानी कैपेसिटर को आप लगा दो सीरीज में तो क्या होता है। तो मेरे पास तो यहाँ के हमारे पास बहुत सारा कैपेसिटर है, C1 C2 C3 एंड C4, C1 C2 C3। इसमें क्या करना है, इसमें आपको सिर्फ ओनली फॉर्मूला पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है आपको, ओनली पढ़ना है फॉर्मूला। ठीक है, और कुछ आपको कुछ खास पढ़ने की यहाँ से जरूरत नहीं है। और एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा वो आपको बता देंगे कि यहाँ से एमसीक्यू में वो क्या क्या पूछ लेते हैं कभी कभी। तो बोलते हैं इन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन सेम चार्ज फ्लो थ्रू ऑल कैपेसिटर, यानी यही पूछा जाएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, इसको बोलते हैं श्रृंखला क्रम। तो श्रृंखला क्रम में क्या सेम होता है, तो सभी में सेम चार्ज होता है, मतलब आवेश सब में सेम होगा, यानी हर पे देखोगे चार्ज कितना है, क्यू क्यू, है ना, कितना है क्यू क्यू, इधर सेम चार्ज होगा सब पे। ठीक, प्रूफ करते हैं, तो क्यू का फॉर्मूला होता है C इंटू V होता है, तो सभी पे सेम चार्ज है। तो पहले वाले का मान लिया हमने कैपेसिटेंस C1 और पोटेंशियल कितना था V1, दूसरे वाले कैपेसिटेंस C2, पोटेंशियल V2, C3 एंड V3, तो क्यू इक्वल टू होगा C1 V1, इसी को C2 V2 लिख सकते हैं, इसी को हम C3 V3 लिख सकते हैं। ठीक है, प्रूफ करते हैं, तो द टोटल पोटेंशियल अक्रॉस द AB, है ना, तो A और B पॉइंट के बीच का जो टोटल कैपेसिटर होगा वो को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं
V इक्वल टू ये जो हमारा V है ना, ये V1 क्या बन जाएगा, ये टोटल पोटेंशियल V था, ये डिवाइड हो गया, यानी V हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो V अब क्या करना है, जैसे हमें वैल्यू पुट करना है तो V के हम क्या लिख दिया, यानी हमने, तो हमारा काम क्या था ना, हमारा पर्पस है कि हम इस चीज को पूरे को रिमूव करना चाहते हैं एक सिंगल कैपेसिटर से। 3 को हटाओ और एक सिंगल लगा दो, है ना, सच दैट कि इसको भी अगर वी टाइप के पोटेंशियल से जोड़े बैटरी से तो इसका पे सेम चार्ज आ जाए, लेकिन जो कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाए, CS हो जाए। तो हमने क्या किया, इस C1 C2 C2 और C3 को हमने एक CS से रिप्लेस कर दिया है। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ CS, ये CS होगा कितना। ठीक है, तो हमने क्या किया, तो Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। अरे आपने पढ़ा क्यों कहा था, Q हमें पढ़ा था, Q यहाँ से सकते हैं, यहाँ लिखते हैं कि Q इक्वल टू होता है CS इंटू V। ठीक है, तो CS इक्वल टू क्या हो जाएगा, CS इक्वल अब V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा Q डिवाइड बाई CS। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे क्या V की जगह लिख दिया Q डिवाइड बाई CS। वैसे ही V की जगह लिखेंगे Q डिवाइड बाई C1, V2 की जगह Q बाई C2 एंड V3 की जगह Q डिवाइड बाई C3। सभी में Q कॉमन, सभी का Q कैंसल आउट, तो क्या बच गया 1 बाई CS इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला रखना कि ये फॉर्मूला पे आपको कभी भी न्यूमेरिकल आ सकता है। तो यहाँ से क्या आता है आपका न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, और ये पूछा जाता है कि इसमें सेम क्या होता है, तो इसमें सेम चार्ज होता है, इसे बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट पर इसको बोलते हैं कैपेसिटर इन पैरेलल। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 3 कैपेसिटर है C1 C2 एंड C3। अब देखो मान लो अगर यहाँ से Q चार्ज निकला बैटरी का, एक बैटरी का पोटेंशियल कितना था, V था, तो अगर यहाँ से Q चार्ज निकला है तो ये Q चार्ज क्या हुआ, इस पॉइंट पर आने के बाद, यानी इस पॉइंट पर आने के बाद हुआ ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक चार्ज ऊपर चला गया, एक चला गया बीच में, एक चला गया नीचे। ऊपर कितना गया, तो ऊपर जो गया चार्ज हो गया Q1 चला गया चार्ज, ये चार्ज डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे Q2 होकर यहाँ पर Q3 हुआ। सेम क्या है सभी में, तो सेम क्या है, सभी में सेम वोल्टेज रहेगा। ठीक है, क्यों वोल्टेज सेम है, कि देखना है कि सभी का एक एंड, इस सारे कैपेसिटर का एक एंड कहाँ जुड़ा है, इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है जहाँ पर यानी V से जुड़ा हुआ है, और सारे कैपेसिटर का अदर एंड, सेकंड एंड, वो कहाँ जुड़ा, वो सेकंड पॉइंट 0 से जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या होगा, इसमें सभी में क्या सेम रहेगा, पोटेंशियल। तो बोलते हैं यहाँ के इन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। तो क्या सेम रहेगा, वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर क्या होता है, सेम, यानी, और ये इक्वल किसको होता है, ये इक्वल होता है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, जो हमने अप्लाई किया यहाँ पर। ठीक, तो सभी का पोटेंशियल कितना सेम है, यानी V1 क्या था, C1 के क्रॉस पोटेंशियल, V2 था C2 के क्रॉस पोटेंशियल, V3 था C3 के क्रॉस पोटेंशियल। तो V का फॉर्मूला क्या था, तो हमें पता है कि Q इक्वल टू क्या था, Q इक्वल टू CV होता है। ठीक, तो दिस इंप्लाई V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू होता है Q डिवाइड बाई C। ठीक है, तो V इक्वल टू क्या, तो पहले के लिए क्या रखना पड़ेगा, V1 के लिए Q1 बाई C1 एंड Q2 बाई C2 एंड Q3 बाई C3। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो टोटल चार्ज है, जो Q था, ये Q कितने पर डिवाइड हो गया, Q2 Q3 Q1 Q2 एंड Q3 में। दैट मीन्स Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक, अच्छा Q, अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि इस पूरे कैपेसिटर को रिप्लेस कर दो, इन तीनों कैपेसिटर को रिप्लेस कर दो एक सिंगल कैपेसिटर से, है ना। इस तरह से इसको रिप्लेस करना है सच दैट कि अगर V वोल्टेज अप्लाई करें तो इस पर भी चार्ज कितना है, चार्ज Q आए, और यहाँ का जो नेट कैपेसिटेंस वो CP हो जाए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CP, व्हाट इज द इस CP की वैल्यू कितनी हो। हम क्या किया, हमने C1 C2 C3 को रिप्लेस कर दिया सिंगल CP से। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें पता है कि यहाँ पर क्या सेम है, सभी में चार्ज सेम है। तो Q इक्वल टू Q, यानी चार्ज क्या था, चार्ज 3 पार्ट में डिवाइड हो गया था, तो लिखना पड़ेगा Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब Q इक्वल टू क्या होगा, तो हमने लिखा Q इक्वल टू क्या लिखा है, CV, ऊपर क्या लिखा है, Q इक्वल टू लिखा है CV। तो क्या लिखना पड़ेगा, तो इस वाले के लिए क्या लिखेंगे, जो यहाँ पर मैंने जो बनाया है 20 के लिए, तो इसलिए लिखना पड़ेगा Q इक्वल टू CP इंटू V। ठीक, तो लिखेंगे Q इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखा Q इक्वल टू CP इंटू V। वैसे ही Q1 इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, Q1 लिखना पड़ेगा C1 इंटू V, क्योंकि सभी में क्या था, सेम पोटेंशियल सेम था। तो Q2 लिखना पड़ेगा C2 इंटू V एंड लिखना पड़ेगा Q3 इक्वल टू C3 इंटू V। सही में कॉमन क्या है V, तो V सब में क्या हो गया, कॉमन होकर कैंसिल आउट। तो CP के लिए कितनी हो गई, CP के लिए हो गई C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये वाला फॉर्मूला रखना, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं मेरे साथ सीरीज और पैरेलल में, है ना। पैरेलल को लोग बोलते हैं समांतर क्रम में, है ना। अब इसका एक हमें थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं समरी क्या पढ़ना है, कुछ पॉइंट आपको बता देता हूं, है ना। समरी आई थिंक आपको आगे बता देंगे थोड़ा इसका समरी। अब आता है डायरेक्ट्रिक स्लैब, है ना। कहा कि मान लो अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, जिसके बीच में क्या था, एयर था। ठीक है, हमने क्या लिखा कि हमारे पास कैपेसिटर है जिसमें बीच में क्या था, पहले एयर था। अगर एयर होगा तो फॉर्मूला क्या होगा कैपेसिटेंस का, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। अब क्या करते हैं कि इस प्लेट के बीच में हमने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक फिलअप कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है। मतलब कि हमने किसी चीज से भर दिया। तो अब क्या होगा कि अब यहाँ का कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा,
ठीक है। तो अब जो है कैपेसिटेंस होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू, आपको सिर्फ कौन सा फॉर्मूला रखना है, ये वाला फॉर्मूला है ना, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला रखना, एमसीक्यू के लिए। डायरेक्टली आपको एमसीक्यू का प्रूफ नहीं आता है, ओनली एमसीक्यू आता है। ठीक है, तो फॉर्मूला कितना है, तो ये इसका रखना कि जब भी एक मीडियम इंसर्ट कर दोगे तो इसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, वो के टाइम्स बढ़ जाएगा ना, तो के टाइम्स हमेशा तो क्या होगा, हमेशा बढ़ेगा। इस पॉइंट क्या रखना, और याद रखना कि जो हम के की वैल्यू बोलते हैं इसको लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू एयर के लिए कितनी होती है, एयर के लिए 1 होती है, और मेटल के लिए कितनी होती है, मेटल के लिए वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। क्योंकि ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये लोग फॉर्मूला आपसे बहुत बार एमसीक्यू में पूछा भी गया है, तो इस पॉइंट को भी आप क्या करना है, याद रखना है। बात समझ आ गया, यहां से इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी और कोई इस पर खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं इफ कैपेसिटर इज पार्सली फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक। ये क्वेश्चन कभी जैक बोर्ड पूछा नहीं है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। थोड़ा सा मालूम ने क्या किया कि एक क्लियर कैपेसिटर इसका हाफ पार्ट को क्या कर दिया, डाइलेक्ट्रिक से फिलअप कर दिया। ठीक है, तो हमने माना कि इनके टोटल एरिया ए था और मान लो टोटल डिस्टेंस कितना था, डी था। अगर डिस्टेंस डी है, डिस्टेंस डी है और जितने पार्ट में हमने डायरेक्टली फिलअप किया है इसकी वैल्यू टी है, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, तो ये पार्ट हो जाएगा डी माइनस टी। टोटल डी में से टी सेपरेट का तो डी माइनस टी बच गया। मान लो यहाँ का डायरेक्टली कांस्टेंट कितना है, के, और इस पार्ट में कितना है, इस पार्ट में हमारा एयर है। इसको बोलते हैं पार्सली फिल्ड, मतलब कुछ पार्ट फिलअप किया। पार्सली मतलब होता है कुछ पार्ट, तो कुछ अर्थ में डायरेक्टली फिलअप है। तो बोलते हैं एक डायरेक्टली फील्ड करोगे ना, तो इसकी जो टोटल होगी ना, तो हमने जो यहाँ पर डायरेक्टली फिलअप किया है उसकी थिकनेस कितनी है, थिकनेस ऑफ द डायरेक्टली फिलअप इज टी। यानी जो हमने डायरेक्टली फिलअप किया है इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस टी है। ठीक है, अब आता है इसका भी कोई फॉर्मूला प्रूफ पढ़ने जाने, प्रूफ आता नहीं है। ठीक है, तो C1 पार्ट में क्या था, C1 पार्ट में हमारा डायरेक्ट्रिक था, तो K इंटू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइड बाई टी, क्योंकि यहाँ का थिकनेस कितना है, टी। जिस पार्ट में एयर वहां लिखना पड़ेगा, वहां लिखना पड़ेगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइड बाई, यहाँ का थिकनेस कितना है, डी माइनस टी। ठीक है, अब दोनों किस में लगे हैं, दोनों लगे हमारा सीरीज में। अगर आप ध्यान दो तो दोनों किस में लगे, दोनों लगे हैं सीरीज में। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या था, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। दो को रखना है, सिंपल सॉल्व करना है। ठीक है, दो को रख के सॉल्व करोगे तो पूरी वैल्यू आएगी, ये आती है। तो आप चाहो तो इस वैल्यू को याद रखते हो ना, ये वैल्यू को चाहे तो आप पढ़ लेना है ना, ओनली इस वाले फॉर्मूले को पढ़ लेना, ओनली फॉर्मूला पढ़ लेना। प्रूफ नहीं आता है कभी एग्जाम में आपका, जैक बोर्ड का तो नहीं आता है, लिख लो कभी नहीं आता जैक बोर्ड ये कहीं पूछता भी नहीं है। ठीक है, बाकी आप चाहते हो इसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के मैंने कुछ किया नहीं है, सिंपल सा मेथड अप्लाई किया यहाँ पर, है ना। तो इसमें लिखा है इसको 1/c इक्वल टू लिखा है ना। तो 1/c1 कितना हो जाएगा, C1 के लिए के एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइड बाई टी था, तो इसका उल्टा कर लोगे तो टी ऊपर चला जाएगा, बाकी सब नीचे आ गया। वैसे ही जो C2 की वैल्यू थी इसको भी उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, डी माइनस 2 पर चला जाएगा और एप्सिलॉन नॉट ए नीचे आ जाएगा। फिर क्या किया, फिर हमने यहाँ पर लिया एलसीएम इन दोनों का, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सिंपल लिया इन दोनों का एलसीएम। तो इन दोनों का जब मैं एलसीएम लूंगा तो बन जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए, और ऊपर क्या बच जाएगा, टी प्लस के इंटू डी माइनस टी। ठीक, इतना पार्ट किया, तो ये वैल्यू किसकी है, तो ये वैल्यू हो गई 1/c की वैल्यू। ठीक, तो अब क्या करना, अब यहाँ पर चीजों को सॉल्व करना है। तो दैट मीन्स कि यहां से आप बोल सकते हो कि 1/c की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी t, है ना, प्लस हो जाएगा k इंटू डी, के नॉट इंटू डी। यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम ये चीज कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या लेते हैं हम, यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, ऐसा छोड़ दो ना, कुछ नहीं करते ऐसे ही। अब यहां पर रख दिया, अभी क्या करें, सिंपली हमें सॉल्व करना। तो यहां से सी के लिए कितनी जाएगी, सी की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, उल्टा कर देना पड़ेगा आपको। तो सी के लिए क्या हो गया, के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई टी प्लस के इंटू डी माइनस टी। ऐसे करोगे तो आपका हो जाएगा। चाहे तो कभी कभी फॉर्मूला ऐसे भी सकता है कि एग्जाम ऐसे लिखा जाए, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइड बाई, ये आ जाएगा डी माइनस टी, है ना, प्लस हो जाएगा टी बाई के। तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको पढ़ लेना है, क्योंकि कभी कभी आपको फॉर्मूला ऐसा देखने को मिल सकता है। तो दोनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है, बाकी इसमें कुछ खास पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात आता है एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटर। यहाँ क्या पढ़ना है, ओनली फॉर्मूला। ठीक है, आपके सिलेबस में क्या रखा है, आपके सिलेबस में अब बच गया है ओनली फॉर्मूला। आप मार्केट में कोई भी अगर गेस पेपर आता है, शर्मा गेस के, देखना वहां पर इसका डेरिवेशन लिखा हुआ है, क्योंकि डेरिवेशन, लेकिन अब डेरिवेशन है नहीं, तो नो डेरिवेशन, ओनली फॉर्मूला पढ़ना है। ठीक है, तो फॉर्मूला पढ़ना कि एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या क्या होता है, तो ये मैंने पूरा प्रूफ बताया है, आपको सिर्फ याद रखना है ना, ओनली दिस फॉर्मूला, है ना, ओनली फॉर्मूला बस याद रखना और कुछ नहीं। तो जो बताया ये पढ़ना, ये सिर्फ आपका एमसीक्यू में पूछा जाता है। कहां पूछा जाएगा, ओनली एमसीक्यू में। तो इस चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है, आएगा तो जो मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का बताया था, है ना, प्रूफ, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइड बाई डी, बस उसको पढ़ लेना, उतना ही आता है, उससे ज्यादा प्रूफ नहीं आता है इसमें। ठीक है, तो ये एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटर का फॉर्मूला हो गया। तो
पहला फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल टू होता है क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2c, सेकंड होता है हाफ सी वी स्क्वायर, इसमें ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और थर्ड फॉर्मूला होता है क्यू वी बाई 2। ये 3 फॉर्मूला है जो आपको पढ़ना है ना। ये तीनों आता कहाँ से, तीनों का फॉर्मूला मैंने यहीं से इसको ड्राइव किया ऊपर से, ना। पहला फॉर्मूला था क्यू स्क्वायर बाई 2c, तो क्यू को हम कह सकते हैं, हम ऊपर देखोगे तो हम इस क्यू को लिख सकते हैं cv, ठीक है। तो ऊपर सी स्क्वायर वी स्क्वायर बन गया, नीचे सी बन गया है, तो ऊपर का सी स्क्वायर नीचे एक सी है, एक सी सी कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बच जाएगा सी वी स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पे फिर से मैंने इस सी को क्या लिख दिया, इस सी को लिख दिया मैंने यहाँ पर क्यू बाई वी, ठीक। तो ऊपर से ऊपर का एक वी नीचे का वी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा क्यू वी बाई 2, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला रखना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट पर आता है, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी में क्या करना है, इसमें भी आपको सिर्फ ओनली फॉर्मूला क्या करना है, इसमें लिखना ओनली फॉर्मूला। मैंने प्रूफ किया हुआ है लेकिन आपको फॉर्मूला याद रखना है, और फॉर्मूला में कुछ पॉइंट और ये पढ़ना है जो आपको मैं बता दूंगा कौन कौन सा फॉर्मूला पढ़ना है, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला तो ये होता है ना, इसको बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यानी जब एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला कहता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। कितना होता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला पढ़ लेना। एक और फॉर्मूला आपको पढ़ते हैं, मैं आपको बता दूं यहाँ पर, तो एक फॉर्मूला रखना कि है ना, एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपका। तो देखो, तो एक फॉर्मूला ये हो गया। सेकंड फॉर्मूला आप लिखते हैं एनर्जी डेंसिटी का, ये होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और ई इक्वल टू होता है वी डिवाइड बाई डी। तो वी डिवाइड बाई डी का होल स्क्वायर। तो ये भी फॉर्मूला पढ़े ना, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला भी आपसे पूछा गया है एग्जाम में, है ना। ये वाला फॉर्मूला आपसे एग्जाम में पूछा गया, तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी PYQ में आ चुका है। ये वाला क्वेश्चन ओनली MCQ में आता है ना, तो जो कहाँ आता है, ओनली ये क्वेश्चन MCQ में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और कोई खास फॉर्मूला इसमें आपको आई थिंक कुछ पढ़ने का जरूरत है नहीं, है ना। इतना पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही रखते हैं। और अच्छा, लास्ट आता है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज इन ऑफ कैपेसिटर। जो कैपेसिटर में भी क्या होता है ना, इसे बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि जब C1/C2, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस बने हुए हैं। कौन कौन सा रेजिस्टेंस बना हुआ है, देखो, एक C1 हो गया, एक C2 हो गया, एक C3 हो गया, एक C4 हो गया। कहता है कि अगर C1/C2 का रेशियो अगर इस C3 डिवाइड बाई C4 के इक्वल हो जाए, यानी C1 डिवाइड बाई C2 इज इक्वल टू C3 डिवाइड बाई C4 हो जाए, तो C5 में क्या होता है, C5 में कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, C1/C2 इक्वल टू C3/C4। जैक बोर्ड में नहीं आता, इसलिए मैं क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट नहीं बोलता, क्योंकि जैक बोर्ड ये पूछता नहीं है कभी भी, ठीक। तो इसमें बस इतना ही रखना है, ठीक है। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपको बता दिया कि 1/3 रिवीजन है, और मैं आपको बस वही बताऊंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। बाकी टेलीग्राम में ग्रुप पर मैं सारा लिंक दे दिया, यहाँ पर जाकर ज्वाइन करना। वहाँ पर आपको मैं सारा कब का वीडियो आता है, हमारा कौन कौन सा लेक्चर कितने बजे आएगा। जनरली हम 7 बजे वीडियो अपलोड होता है हमारा इवनिंग में, और बाकी अगर कभी किसी टाइम पे हम अगर अपलोड करेंगे तो हम आपको पहले भी इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब सब कर लो, है ना। बाकी आपका काम है पढ़ते रहना और सिर्फ पढ़ाई करना।